हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HM क्लासेज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर हमारा वो आएगा एसिड बेस एंड साल्ट। और आज हम बात करने वाले हैं उसके अंदर एसिड और बेस के बारे में कि एसिड बेस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड के लिए कि व्हाट आर एसिड। ठीक है, तो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं कि दो सब्सटेंसेस which contains hydrogen ion, that is H positive ions, are called acid। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं यानी H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इसके अंदर क्या कहता है कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट, कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट के अंदर श्योर होते हैं। श्योर का मतलब खट्टे होते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम ब्लू लिटमस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, मान लो आपने लिटमस लिया, लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। या तो आप लिटमस पेपर का यूज करेंगे या फिर आप लिटमस सॉल्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, हमारे पास में इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं इन कॉन्टेक्ट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है ना। इंडिकेटर क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर चेंज करते हैं और किसकी प्रेजेंस को बताते हैं कि जो भी आपके पास में सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, इंडिकेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो लिटमस है, लिटमस एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये एसिड और बेस के बारे में बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है। और एसिड और बेस के बारे में कैसे बताता है, कलर चेंज करके। कैसे बताएगा, कलर चेंज करके। मेनली कहता है कि जो आपका लिटमस होता है, हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर आपने एसिड लिया हुआ है और एसिड के अंदर आपने डिप किया रेड लिटमस को, इसको डिप करेंगे रेड लिटमस को, तो जब एसिड के अंदर रेड लिटमस को डिप करते हैं तो इसका जो कलर है वो क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। कैसा रहेगा, रेड। लेकिन अगर आप एसिड के अंदर ब्लू लिटमस को डिप करते हो तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड। मतलब जब आपका ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या जाएगा, रेड। तो ये किसके बारे में बताता है कि जो भी आप सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं वो क्या है, एसिड है। ठीक है, यानी जो आपका एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड लिटमस के अंदर। और रेड लिटमस किस में रहेगा, रेड के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिड की, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर कहता है कि मान लो हमने ले लिया CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, आपका एसिड होता है। एसिड कैसे है कि जब आप इसको डिसोसिएट करते हो ना, CH3COOH लिया, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये फॉर्मेशन करता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव की। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं। भाई जब हमने CH3COOH को डिसोसिएट किया यानी एसिटिक एसिड को डिसोसिएट किया तो वहां से हमें क्या मिले, H पॉजिटिव आयंस मिले। H पॉजिटिव आयंस मिलने का मतलब क्या है कि जो हमारा CH3COOH है वो एक एसिड है। क्या है, एसिड है। अगला एग्जांपल हम लेके चल लेते हैं HCl। HCl भी क्या होता है, आपका एसिड होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl है वो भी एक एसिड है। कैसे है कि हमने HCl लिया, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ से भी हमें H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं। और अगर आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो आपका सब्सटेंस क्या है, एसिड है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं H2SO4। H2SO4 जो है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी हमारा H2SO4 है, H2SO4 को जब आप डिसोसिएट करते हो तो यहाँ से आपको मिलते हैं 2H पॉजिटिव एंड 1SO4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 2H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, तो हैंस जो H2SO4 है वो भी क्या है? एक एसिड है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो मेनली एसिड क्या रहेंगे? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की। टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड के अंदर नॉर्मली कहता है कि एक आपका आता है डाइल्यूटेड एसिड, और दूसरा जो आपका होता है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। बात करें डाइल्यूटेड एसिड की, कि डाइल्यूटेड एसिड कौन सा रहेगा, तो इसमें क्या कहता है कि दोज एसिड इन विच concentration of H positive ions in solution is small are called diluted acid, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो एसिड जिनके अंदर जो भी आपका एसिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है? स्मॉल कंसंट्रेशन है। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन स्मॉल है तो वो जो आपका एसिड है वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अगला कहता है आपका आएगा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या आंसर रहेगा? तो उसमें क्या आता है कि दोज एसिड इन विच concentration of H positive ions in solution is large are called concentrated acid, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो एसिड जिसके अंदर जिसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो, तो उस एसिड को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो भी हम एसिड लेके चलते हैं वो सारे कंसंट्रेटेड होते हैं, लेकिन फिर उनको डाइल्यूट किया जाता है। कंसंट्रेटेड एसिड को क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका कंसंट्रेटेड एसिड है उसको हम डाइल्यूट करते हैं बाई एडिंग वाटर, उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करके। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। क्या बोला जाता है? डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अमाउंट ऑफ वाटर इनटू एसिड और बेस, ठीक है। क्या कह रहा है, या फिर यहां पे आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कि जब भी हम किसी भी एसिड या बेस के अंदर जब कुछ अमाउंट वाटर का या कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का ऐड करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? डाइल्यूशन। और उस प्रोसेस के बाद में जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। यानी या तो अगर एसिड ले रहे हैं तो डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा, अगर बेस ले रहे हैं तो डाइल्यूटेड बेस कहलाएगा। समझ में आ गया? तो जो भी आपका प्योर एसिड या बेस होता है जो कंसंट्रेटेड होता है जहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उन एसिड के अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है, या फिर उन एसिड को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से वहां पे हमें क्या मिलता है? डाइल्यूट एसिड मिलता है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है। अगला जो इनका क्लासिफिकेशन आता है वो आता है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कौन कौन सा आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
तो इसमें बात करते हैं कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट आर वीक एसिड। तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या कहता है कि these are the acid which completely ionize into ions and produce large amount of H positive ions are called strong acid। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो एसिड जो क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं आयंस के अंदर। यानी हमारे पास में कोई भी एसिड है, अगर हम उसको डिसोशिएट कर रहे हैं उसके आयंस के अंदर, जैसे हमने अभी बताया था कि हमने लिया क्या CH3COOH, या फिर यहाँ पे लेके चल रहे HCl। HCl को जब डिसोशिएट करें तो यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। तो जितना भी हम HCl ले, कंप्लीट HCl क्या हो जाए, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोशिएट हो जाए। हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होते हैं, तो इसमें क्या कहता है कि दोज एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज into their ions and produce small amount of H positive ions are called weak acid। यानी ऐसा कोई भी एसिड जो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, और वहां पे जब वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे तो वहां पे जो आपके H पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, स्मॉल अमाउंट के अंदर बनेंगे। तो ऐसा जो एसिड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीक एसिड। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हो तो जैसे आपके पास में हो गया HCOOH, जिसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कभी भी कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, इसीलिए इसको वीक एसिड बोला जाता है। दूसरा आपके पास में आएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं हम। एसिटिक एसिड भी क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, क्योंकि अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसका जो डिसोसिएशन होता है वो 100% नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल की, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हमारे पास में आता है जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है, इनका डिसोसिएशन 100% होता है। मतलब जितना भी आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे वो कंप्लीट आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं HCl के लिए, और HNO3। HNO3 जो होता है वो होता है आपका नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, नाइट्रिक एसिड। ये भी एसिड क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है इसके आयंस के अंदर। तो ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HCl एंड HNO3। और यहाँ पे जो HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है, एक सिट्रिक एसिड होता है, ये सारे एसिड क्या होते हैं हमारे पास में, वीक एसिड होते हैं, जो आयंस के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। समझ में आ गया सभी को। हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पीएच की। पीएच क्या है, पीएच के अंदर क्या कहता है कि इट इज ए मेजरिंग स्केल ऑफ for the concentration of H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, कि जो भी आपके H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पीएच। क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। ठीक है, और इस पीएच स्केल पे जो वैल्यू होती है उनको बोला जाता है पीएच वैल्यू। क्या बोला जाएगा, पीएच वैल्यू। जो आपका पीएच स्केल होता है या फिर जो पीएच वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है ना, यानी एसिड है या बेस है। तो किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेस के बारे में पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं किसको, पीएच स्केल को यूज करते हैं, जिसमें एक स्केल होता है, यहाँ पे वैल्यू होती है आपके पास में 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक। ठीक है, ये जो स्केल है, ये स्केल हमारा क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। ये पीएच स्केल जो होता है ये हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में, कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, और वो हम कहाँ से पता लगाते हैं? उनकी पीएच वैल्यू से। यानी इसके ऊपर जो वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? पीएच वैल्यू। और ये स्केल क्या कहलाएगा? पीएच स्केल। इसमें कहता है कि अगर आपका कोई भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस हमारे पास जिसकी पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक रहेगा और ना ही वो बेसिक रहेगा। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के अंदर आता है वाटर। वाटर जो है, वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, जिसके अंदर जब डिसोशिएट होगा तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाता है। यानी इसमें एसिड H पॉजिटिव भी है, बेस का OH नेगेटिव भी है। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जो पीएच स्केल है वो क्या होता है? पीएच स्केल के अंदर वैल्यू अगर 7 है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है, तो वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। अब कहता है कि जिस भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो सारे के सारे एसिड होते हैं। क्या रहेंगे? एसिड रहेंगे। और जिस भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है वो सारे के सारे बेस होते हैं। क्या रहेंगे? बेस रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि सब्सटेंस विद पीएच वैल्यू, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 0 से 3 तक है, 0 से 3, तो वो हमारे पास कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर आपकी पीएच वैल्यू 4 से 6 है तो वो कहलाएंगे वीक एसिड। कौन से कहलाएंगे? वीक एसिड। उसके बाद में बात करें अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 से अबव है, यानी 7 से 11 तक है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके वीक बेस कहलाएंगे। वीक बेस। ठीक है, और अगर पीएच वैल्यू 12 से 14 है तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू देयर पीएच वैल्यू आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हो कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि अगर आप इस साइड में चलते हो, इधर से इधर, 7 से इधर, तो जो आपका एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। कब? जब हम 7 से 0 की साइड में आते हैं। और जब हम 7 से 14 की साइड में जाते हैं तो वहां पे बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? तो ये जो स्केल होता है ये हमारा क्या कहलाता है? पीएच स्केल। और पीएच स्केल के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो पीएच वैल्यू रहेगी, जो एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है ना? अब इसमें देखो क्या कहता है कि जो पीएच है उसका डेली लाइफ के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके लिविंग सिस्टम है, जैसे ह्यूमन बॉडी है या प्लांट्स हैं, वो सारे पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे के सारे क्या होते हैं? पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। वो सारी चीजें पीएच के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, की जो एसिड होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले कहता है कि रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल के अंदर क्या कहता है कि जो भी आपके एसिड होते हैं, एसिड जब किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से ये फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की। यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया HCl, इसको रिएक्ट करवाया हमने जिंक के साथ में, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? ZnCl2। देखो यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर से जिंक, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये जिंक Cl के साथ में मिलकर जिंक क्लोराइड बनाएगा, प्लस यहाँ से आपकी H2 गैस बाहर निकल जाएगी।
यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कितने लेके चलेंगे 2HCl, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन यूज हो रहे हैं और 2 ही हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी भी एसिड को हमने यहाँ पे क्या लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हमने रिएक्ट करवाया जिंक मेटल के साथ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे साल्ट बनेगा हमारे पास में जिंक क्लोराइड। क्या साल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल ले तो हमने ले लिया H2SO4, H2SO4 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ में Fe के साथ में, आयरन मेटल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी रिएक्शन होगी फॉर्मेशन हो जाएगी FeSO4 फेरस सल्फेट की, प्लस आपकी H2 गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बन गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गया। कब? जब हमने यहाँ पे यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया सभी को? इसको जब हमने आयरन के साथ में रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे आपकी H2 गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस कि कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ से जो गैस बाहर निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या कहता है कि ऑन टेकिंग H2 गैस नियर ए बर्निंग कैंडल इट क्रिएट पॉप साउंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को एक बर्निंग कैंडल के साथ में लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करती है वहां पे पॉप साउंड क्रिएट करता है। पॉप साउंड का मतलब क्या हो गया कि वहां से जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को उसके साथ लेके जाओगे तो वो एक साउंड क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे पता लगा सकते हैं कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है या कोई दूसरी गैस है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि जब भी हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कैंडल के पास में लेके जाएंगे तो क्या करेगा पॉप साउंड क्रिएट करेगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि जब भी हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो वहां पे क्या होगा? तो इसमें कहता है कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ में, इसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट, या तो आप यहाँ पे मेटल कार्बोनेट ले सकते हो या फिर यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर ये कहता है जैसे ही एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा ये फॉर्मेशन करता है आपके पास में सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। इसकी फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया HCl, HCl को हमने रिएक्ट करवाया Na2CO3 के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? Na2CO3। ये मेटल कार्बोनेट में कौन सा है हमारे पास में? सोडियम। मेटल का नाम क्या है? सोडियम, और CO3 यानी कार्बोनेट। तो जैसे ही हमने HCl को रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ में तो इसने फॉर्मेशन कर लिया किसका? NaCl। अब हम यहाँ पे हमारे पास में 2 है तो 2NaCl बन जाएगा, और 2NaCl बनने के लिए हमें हाइड्रोजन भी कितने चाहिए? 2। क्लोरीन भी कितने चाहिए? 2। तो ये 2HCl लेंगे, इसको Na2CO3 से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से 2NaCl बनेगा प्लस CO2 बनेगा और प्लस में H2O बनेगा। ठीक है ना, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा कि इसके अंदर CO2 और H2O बनेगा, उसके साथ में जो भी आप मेटल लोगे उसी के अकॉर्डिंग साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है कि ये जो क्लोरीन था, 2 क्लोरीन 2 Na के साथ में 2NaCl बना गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे, उन्होंने यहाँ से एक ऑक्सीजन उठाया और क्या बना लिया? H2O। जब CO3 से एक ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? CO2। क्या बचेगा? CO2। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जब भी हम
किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट, CO2 और वाटर की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अगला रिएक्शन हम लेके चलते हैं कि मान लो हमने ले लिया HCl, इसको रिएक्ट करवाया हमने NaHCO3 के साथ में। NaHCO3 का मतलब हमने ले लिया यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें मेटल हमारी क्या है, सोडियम, तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब हमने HCl को रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 मोल लेना है, जिसके अंदर फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास में NaCl की। Na इधर से, Cl इधर से, NaCl बन गया, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, और CO3 से एक ऑक्सीजन आके क्या बना लेगा वो, H2O बनेगा। उसके साथ में हमारे पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां से भी हमारा साल्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और इधर से भी हमारा साल्ट क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया। तो जब भी हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो वो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। अब बात ये आती है कि आप CO2 की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टेस्ट फॉर CO2, कि CO2 की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या कहता है कि for the test of presence of CO2 passing CO2 from lime water, it turn milky। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आपको CO2 की प्रेजेंस का टेस्ट करना है कि यहाँ से जो गैस निकल रही है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है या कोई दूसरी गैस है, तो उसमें कहता है कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस का टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि CO2 को हम लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो जैसे ही हम CO2 को लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो वो जो है आपका जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है ना, और ये क्या कंफर्म करता है कि जो भी आपकी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका कुछ एग्जांपल जैसे हमने ले लिया लाइम वाटर यानी CaOH2। ठीक है, इसके अंदर जब हम CO2 को पास करवाएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस, जब यहाँ से CaCO3 बनेगा और उसके साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O की। किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O की। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो लाइम वाटर रहेगा वो मिल्की हो जाएगा। और अगर आप एक्सेस के अंदर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करते हो तो जो भी आपकी मिल्कनेस है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो अगर आपको CO2 का प्रेजेंस का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उसको लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो जैसे ही CO2 को लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो हमारा जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद बेस, की एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि जो आपका एसिड होता है वो जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड क्या बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, प्लस में वाटर H2O। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया HCl एसिड है, हमने इसको रिएक्ट करवा दिया NaOH यानी बेस के साथ में। ठीक है, तो यहां से जब HCl NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट। अब न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, जब दोनों, या तो दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों क्या हो, वीक हो। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस, तो आपका साल्ट बनेगा न्यूट्रल। ठीक है ना, तो यहां से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों को जब रिएक्ट करवाओगे, एसिड का मतलब क्या हो गया H+Cl-
NaOH का मतलब क्या हो गया, Na प्लस OH माइनस, तो ये वाला तो इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, NaCl प्लस में H2O। ठीक है, तो जैसे ही हमने एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या बन गया, सोल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे हमारे पास में वाटर की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आ गया। ठीक है, तो जब भी एसिड बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कैसे साल्ट बनेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट। स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट के अंदर क्या कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां से जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा प्लस वाटर। ठीक है, अगला कहता है कि अगर वीक एसिड है और वीक बेस है तो भी यहां से जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा प्लस वाटर। ठीक है, अगला कहता है कि अगर आपका एसिड तो क्या है, वीक है, लेकिन बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां से जो साल्ट बनेगा ना वो नेचर के अंदर क्या होगा, बेसिक होगा। ऐसा साल्ट बनेगा बेसिक साल्ट प्लस वाटर। अगला कहता है कि अगर आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो क्या है हमारे पास में, वीक बेस है, तो इधर से जो साल्ट की फॉर्मेशन होगी वो एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन होगी। किसकी होगी, एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट, कि जो भी जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहां से साल्ट बनेगा, वो कैसे किस स्ट्रेंथ के बनेंगे, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक, तो वो इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, अगला कहता है कि जो ये रिएक्शन होती है कि जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के साल्ट और वाटर बनाया जाता है, ये रिएक्शन कहलाती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ना तो ये एसिडिक रहा ना बेस रहा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया सभी को। हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। की एसिड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो इसमें क्या कहता है कि एसिड react with metal oxide to form salt and water। कि जब भी आप एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे तो वहां से आपके पास में क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl को हमने रिएक्ट करवा दिया मेटल ऑक्साइड के साथ में, मान लो कॉपर ऑक्साइड ले लिया। मेटल ऑक्साइड में क्या ले लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो जब हम इसको मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे ना तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी साल्ट की। किसकी फॉर्मेशन होगी, साल्ट की। और जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इधर से Cl, इधर से कॉपर, यानी CuCl2, क्योंकि कॉपर हमेशा 2+ होता है। अगर कॉपर 2+ है तो Cl कितना होता है, -1, तो हमें क्लोरीन कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ से साल्ट जो बना हमारा वो क्या बना, कॉपर क्लोराइड। इधर से ऑक्सीजन को रिलीव करो, इधर से हाइड्रोजन को, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। इसकी फॉर्मेशन कर लेंगे H2O की। ठीक है, तो जो साल्ट बनेगा वो अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए। जो भी साल्ट की फॉर्मेशन करोगे उसमें ना तो हाइड्रोजन आएगा ना ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, और दूसरा, अब देखो यहाँ पे हमने क्लोरीन कितने यूज किए हैं, 2, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्लोरीन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये क्या होगी, हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे साल्ट बन गया हमारे पास में, क्या बना, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड साल्ट की फॉर्मेशन हो गई और उसी के साथ में हमारे पास में क्या बन गया,
वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कि जब भी एसिड को किसी भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि व्हाट आर बेस। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है व्हाट आर बेस, की बेस क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हाट आर एसिड, एसिड क्या है। अब बात करते हैं बेस की। तो इसमें क्या कहता है कि दो सब्सटेंसेस which produce OH negative ions on dissociation are called base। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि वो सब्सटेंस जब हम उनको डिसोशिएट करें, उनको ब्रेक करें, तो वहां से हमें क्या मिले, OH नेगेटिव आयंस मिले, हाइड्रोक्साइड आयन मिले। जो OH नेगेटिव आयन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिसके अंदर भी हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, जब उसका डिसोसिएशन हो और वो क्या करे, OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेके चल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर मान लो हमने लिख दिया NaOH। NaOH जो होता है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जो होता है ना वो होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करते हो तो ये बनाता है आपके पास में Na प्लस प्लस में OH माइनस। क्या बनाएगा, Na प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ से हमारे पास OH नेगेटिव आयन फ्री हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। देखो OH नेगेटिव आयन के ऊपर माइनस चार्ज क्यों होता है। अगर इस ये की बात करें तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन होता है ना वो हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज शो करता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो +1, कब, जब ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल के साथ में है तो वो हमेशा +1 चार्ज शो करता है। समझ में आया। अगर हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ में है तो वो -1 चार्ज शो करता है, और अगर हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है तो वो 0 होता है। समझ में आ गया ना। तो हाइड्रोजन +1 चार्ज भी शो करता है, -1 भी करता है और 0 भी करता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल की जैसी भी होती है और नॉन मेटल की जैसी भी होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन +1 शो करेगा और ऑक्सीजन कितना करेगा, -2 शो करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनको दोनों को ऐड करते हो तो O2 माइनस H +1, 2 माइनस यानी -2 +1 इज इक्वल टू किसके आएगा, -1 के। तो यहाँ पे जब भी OH ऐड होगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज रह जाता है, -1 चार्ज रह जाता है। समझ में आ गया। इसीलिए हम OH नेगेटिव लिखते हैं इसको। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएंगे, एसिड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास में, जैसे हो गया KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी एक बेस है। कैसे बताएंगे कि हमने क्या लिया, KOH लिया। KOH को जब हमने डिसोशिएट करवाया तो K प्लस बन गया, OH माइनस बन गया। तो यहां से भी हमें OH नेगेटिव आयंस मिल गए, हैंस इट इज ऑल्सो ए बेस। अगला एग्जांपल हम लेके चल लेते हैं NH4OH। NH4OH होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनियम NH, एक होता है आपके पास में NH3 जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलेंगे, अमोनिया। जो अमोनिया होता है उसको अमोनियम कब बोला जाता है, तो इसमें कहता है कि जो नाइट्रोजन होता है NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन आएंगे इसके अंदर, और जो नाइट्रोजन है उसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास में H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस H पॉजिटिव आयन को, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में रह गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में आया, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, NH4 की। भाई यहां से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में और NH4 बन गया। अब जैसे ही ये NH4 बनेगा ना तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लिखते हैं NH4 पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव। और जब भी अमोनिया NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है तो ये कहलाता है अमोनियम। क्या कहलाएगा, अमोनियम। समझ में आ गया सभी को।
क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास में NH4OH है, NH4OH के अंदर NH4 पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो जब ये डिसोशिएट होगा, NH4 लिया हमने, NH4OH, जब ये डिसोशिएट होता है तो ये क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो यहाँ से भी हमें OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, एक बेस है। क्या रहेगा, बेस रहेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब उसका डिसोसिएशन करें तो वहां से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिले, वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बेस। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बेस की। टाइप्स ऑफ बेस, तो टाइप्स ऑफ बेस के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस दो टाइप के होंगे। पहला आपके पास में आएगा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन से रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से रहेंगे हमारे पास में, तो इसमें क्या कहता है कि दोज बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज into their ions and produce a large amount of OH negative ions are called strong base। इसमें क्या कह रहा है कि वो बेस क्या है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वो बेस होते हैं जो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और जब कंप्लीटली आयोनाइज होंगे तो वहां से ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो बेस होता है जिस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हो तो एग्जाम्पल के अंदर मेनली हमारे पास में आता है, जैसे हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो हमारे पास में आएगा वो आएगा KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद में बात करते हैं वीक बेस की, कि व्हाट आर वीक बेस। तो वीक बेस के अंदर क्या कहता है कि दोज बेस which do not completely dissociate into their ions and produce small amount of OH negative ions are called weak base। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो बेस जो क्या करते हैं, कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं, और जब कंप्लीटली आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे तो वहां से OH नेगेटिव आयंस भी क्या मिलेंगे, स्मॉल अमाउंट के अंदर बनेंगे, और उन बेस को हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीक बेस। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक्सेट्रा। ये हमारे पास में क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, जो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। मतलब अगर आप इनको वाटर के अंदर भी डिजोल्व करोगे ना तो वहां पे भी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, और कंप्लीटली अगर आयोनाइज नहीं होंगे तो वहां पे आपका जो भी आयंस बनेंगे OH नेगेटिव आयंस वो कम अमाउंट में बनेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो बेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस। क्लियर है सभी को यहाँ? हाँ, तो बच्चा अगला जो हमारा आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। बेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बेस होते हैं, यहाँ पे हम दोनों प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज के नाम से भी डाल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले कहता है कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है ना, कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट के अंदर बीटर होते हैं। बीटर का मतलब कड़वे होते हैं।
ठीक है। तो जो भी आपका बेस रहेगा, जब भी आप उसको टेस्ट करते हो तो वो बीटर आएंगे टेस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा जो रहेगा इसके अंदर वो कहता है कि बेस आर फील सोपी टू टच, कि जब भी हम किसी भी बेस को टच करते हैं तो वो कैसा फील देते हैं, सोपी टच फील देते हैं। सोपी टच का मतलब क्या होता है कि जैसे साबुन होता है, साबुन के जैसे चिकनाई वाले होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बेस है ना, उसकी जो टच करोगे तो वो जो टच है वो कैसा रहेगा, सोपी टू टच रहेगा, सोपी टच रहेगा। समझ में आ गया। थर्ड जो आपके पास में आता है वो कहता है कि बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप रेड लिटमस ले रहे हो तो ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस ले रहे हो तो वो ब्लू रहेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो वो क्या है, एक बेस है। क्या है, बेस। तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद मेटल, कि किसी भी बेस को हम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बेस होता है ये बेस रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ में। तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन कर लेता है सॉल्ट की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे कि हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसी भी मेटल, हमने ले लिया जिंक मेटल, ठीक है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस यानी H2 को बाहर निकालना है, और H2 बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2। इसीलिए हम ये कितना लेंगे, 2NaOH लेंगे। तो जब इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा Na2OZN। क्या बनेगा, Na2OZN प्लस H2। समझ में आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में किसकी फॉर्मेशन हो गई, साल्ट की, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस की। तो जब भी आप किसी भी बेस को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा जो अगली जो रिएक्शन आती है इसके अंदर वो आती है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। या तो हम मेटल कार्बोनेट लेंगे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो इसके अंदर क्या कहता है कि बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि जो आपके बेस होते हैं वो ना तो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं, ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इसके बाद में हमारी कुछ टर्म्स आती हैं जो हमने पढ़ा है इंडिकेटर, कि इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर के अंदर क्या कहता है कि दीज आर द सब्सटेंसेज which changes their smell and color in acid और base। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो सब्सटेंस जब हम उनको एसिड या बेस के अंदर डिप करें तो वो क्या करे, अपना कलर चेंज करे। वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर। क्योंकि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि जो इंडिकेट करता है किसी भी चीज के बारे में। तो जो इंडिकेटर होते हैं ये अपने कलर और स्मेल के थ्रू एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। इसके बाद में एक हमारे पास में आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से रहेंगे, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज इंडिकेटर which tells about the strength of which about tells about the acid and base and
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी ऐसा कोई इंडिकेटर जो हमें एसिड और बेस के बारे में तो बताएगा कि ये एसिड है और ये बेस है, लेकिन उसके साथ में उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। उन इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेशन या इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला जो आता है वो आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से रहेंगे? तो इसमें क्या कहता है कि दोज इंडिकेटर्स whose smell changes into acidic और बेसिक मीडियम। क्या कह रहा है कि वो इंडिकेटर जिनकी स्मेल चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, मतलब एसिड के अंदर कोई और स्मेल रहेगी और बेस के अंदर स्मेल चेंज हो जाती है, उन इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये हमें एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं, एसिड और बेस के बारे में बताते हैं किसके थ्रू? उनकी स्मेल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो होता है ओनियन। ओनियन क्या है? एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ठीक है, इंडिकेटर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में आ गया जैसे लिटमस हो गया, लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, टर्मरिक हो गया और फिनोफ्थलीन हो गया। ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड, बेस और इंडिकेटर का। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट आर साल्ट, की साल्ट क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूज होते हैं।